आज की कहानी रणधीर की है, जो नैनीताल के रहने वाले हैं। इस कहानी को 16 साल के ऊपर वाले ही सुने, क्योंकि इस कहानी में कुछ वयस्क सामग्री भी है जो शायद आपके मन को भ्रमित कर सकता है। कहानी शुरू करने से पहले मैं रणधीर के बारे में बता दूं, ये एक ऐसा लड़का है, मतलब लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा रहता है। आप समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। समझदार हो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है, नाम मैं काल्पनिक रख लेता हूँ क्योंकि इन्होंने साफ मना किया है लड़की का नाम मेंशन करने के लिए, तो सिर्फ कहानी के लिए हम पल्लवी रख लेते हैं। दोनों का रिलेशन अभी 3 महीने से ही शुरू हुई है। मस्ती ये छुप छुप के रात में मिला करते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। भाई, आप इतना प्यार में इतने भी अंधे ना हो जाओ जिससे आपको दिक्कत या उससे भी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। आज आपको पता चलेगा कि सच में डर क्या होता है और ये काली शक्ति आपके साथ क्या क्या रंग दिखा सकती है, जिसकी कल्पना करना भी अपर्याप्त होगा। कहीं मत जाइएगा, कहानी को पूरी सुनिए, तभी मज़ा आएगा। हनुमान जी का नाम लेकर चलिए रणधीर की कहानी को मैं अपने तरीके से शुरू करता हूँ। जय हनुमान, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणधीर है। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। ये मेरी कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उस समय मैं लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। मेरा मन हमेशा चंचल रहता था, ना ही कोई जिम्मेदारी और ना ही पढ़ाई। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था मेरा। कॉलेज तक आते आते मैं बहुत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहा, लेकिन जब से वो घटना घटी उस दिन के बाद से मैं बस अब उल्टी धारा में ही बहता हूँ। मजाल हो कि मैं किसी लड़की से रात में मिलूं या गर्लफ्रेंड बनाऊं। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो बोली कि आज घर में शादी है, रात में सब बिज़ी रहेंगे तो तुम आ जाओ ना। मैंने कहा, नहीं यार, तुम्हारे घर में बहुत सारे मेहमान होंगे और चांदनी रात है तो जाना सही नहीं होगा। कोई देख लिया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी। अंत में थक हार कर मैंने उसकी बात मान लिया। इसके पहले भी मैं उसके घर जा चुका था। मेरा दोस्त विजय उसके गांव के पास एक फुलवारी के पास छोड़ देता था और मैं सही समय का इंतज़ार करके टॉर्च की रोशनी का इशारा पाकर पीछे से उसके घर में घुस जाता था। इस बार भी मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई आज जाना है वहाँ पे, तो वो बोला, अरे आज तो छोड़ दे, आज चांदनी रात है और गर्मी का दिन, सब जल्दी सोते नहीं है यहाँ पे, कहीं पकड़ा गया ना तो बहुत मार खाएगा। मैंने उससे बोला कि यार वो नहीं मान रही है, तू बस 8 बजे मुझे लेने आ जाना, मैं घर पे झूठ बोल दूंगा कि तेरे साथ ही रात को रुकूंगा। वो मुझ पे झल्लाते हुए कहा, एक दिन न तू मुझे अपने साथ साथ मरवा के रहेगा। मैंने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। शाम को विजय मेरे घर आया और मैंने घर पे झूठ बोलकर उसके साथ निकल गया। उसके घर पहुंचकर खाना वहीं पे खाया। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर ही रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया। उधर से फ़ोन पे बोली कि लेट मत करना, जल्दी ही आ जाना। मैंने टाइम पूछा तो 10 बजे रात का प्लान बना जाने का। मैंने फ़ोन रखकर उसे चार्ज में लगा दिया ताकि अच्छे से चार्ज हो जाए और रात में कोई दिक्कत भी ना हो। दरअसल मेरे पास उस वक्त पैनासोनिक का एंड्रॉयड फ़ोन था। उसकी बैटरी बैकअप बहुत ही ख़राब थी। करीब 9 बजे मैंने विजय से बोला, चलो विजय, मुझे फुलवारी तक छोड़ दो। वो बाइक निकाला और हम निकल पड़े उसके गांव की तरफ। दरअसल मेरे गांव से विजय का गांव 4 किलोमीटर है और विजय के गांव से पल्लवी का गांव
3 किलोमीटर है। बीच में एक छोटा सा नदी बहता है और एक छोटा सा जंगल टाइप का सुनसान इलाका भी है। वहाँ हमने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी है कि वहाँ चुड़ैल ये सब का वास रहता है और नदी में पनडुब्बी नामक किसी भूत का भी जिक्र सुना था और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे कभी विश्वास नहीं किया और ना ही विजय ने। इसलिए वो हमेशा अकेला ही मुझे छोड़ने और सुबह जब कॉल करता था तो वो मुझे लेने भी आ जाता था। उस दिन भी करीब 9 बजे वो मुझे फुलवारी के पास छोड़ दिया और जाने से पहले विजय को मैंने कहा कि सुबह 4 बजे तुझे कॉल कर दूंगा, फुलवारी के पास आ जाना है ना। तो वो मुझे बोला ठीक है, तू ध्यान रखना। मैंने उसको बोला चल तुझे रात को कॉल करूंगा वहाँ से, और बोलकर फुलवारी के अंदर चला गया और उसके इशारे का इंतज़ार करने लगा। गर्मी का दिन था और चांदनी रात थी, हवा भी नहीं चल रही थी, जिसके चलते गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल था। साला मच्छरों को भी उस दिन पूरा पार्टी मिल रहा था। खून चूस चूस के मेरे पूरे बदन पे सूजन जैसा हाल कर दिए थे। काफ़ी देर मैं वहीं पे बैठा रहा, लेकिन ना ही मुझे कॉल आया और ना ही टॉर्च का इशारा। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कॉल कर दिया तो वो झुंझुलाते हुए बोली कि थोड़ी देर रुक नहीं सकते, और मैंने मन ही मन गाली देते हुए कहा थोड़ी देर, अच्छा वाह, मेरा यहाँ जीना मुश्किल हो गया है और इसे अभी भी थोड़ी देर ही दिख रहा है। वो बोली कि अभी सब मेहमान हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लो। मैं चुपचाप फ़ोन काट के वहीं बैठ मच्छरों को मारने में व्यस्त हो गया और वो इंतज़ार 1 घंटा में बदल गया। लगभग 1 घंटे बाद उसका कॉल आया और वो बोली आ जाओ। मैं जिस रास्ते से उसके घर में जाता था, इस तरफ एक खेत था जहाँ अभी मक्के की खेती की गई थी। मैं सियारों की तरह ऐसे झुक के उस खेत से जाने लगा ताकि मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि एक तो चांदनी रात थी और दूसरा उसके घर के पास शादी हो रही थी, जिसके चलते एकदम साफ साफ दिख रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मैं उसके घर के पीछे साइड में पहुंच गया। वहां जाने के बाद वो अपने आंगन से टॉर्च दिखा रही थी। उसका जो आंगन था वो पीछे से बांस से बनी फाटक से घेरा गया था, जो काफ़ी लचीला होता है और ऊपर से नुकीला बनाया जाता है ताकि कोई चोर ये सब ना घुस पाए। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश घरों में ये पाया जाता है। जो गांव में रहते होंगे उनको ज़रूर पता होगा। मैं उस फाटक को बड़ी सावधानी से पार कर रहा था ताकि नुकीला चीज़ कहीं और ना घुस जाए। अंदर जाते ही मैं उसके कमरे में चला गया और थोड़ी देर हम बात करने में लगे रहे। लगभग 15 मिनट ही बीते होंगे कि तभी वो जिस घर में सो रही थी उसका मेन गेट कोई खटखटाने लगा। मैंने पूछा, पूछो कौन है? जब वो पूछी तो मेरा कलेजा मेरे मुंह के पास आ गया। उसका बड़ा भाई किसी अपनी मौसी को लेके उसी कमरे में सुलाने लाया था। मैं थर थर कांपने लगा। वो बोली, जल्दी से निकलो और आंगन में भागो। मैं जल्दी जल्दी अपना सारा सामान उठाया और आंगन में एक नींबू के पेड़ की झाड़ के पीछे जाकर छिप गया। लगभग 20 मिनट में फिर से वहीं पे बैठा रहा। जब वो मेरे पास आई तो बोली कि अभी चले जाओ, मौसी सोने के लिए मेरे ही पास आ गई है। मुझे ना बहुत जोर का गुस्सा आया और मैंने बोला, पहले ही बोला था ना मैंने, आज ये रहने देते हैं, लेकिन तुझे तो मानना ही नहीं है। तो वो बोली, अरे धीरे धीरे बोलो, वो सुन लेगी। मैं ऐसे फुसफुसा के ही भला बुरा बोला और वापस उसी बांस के फाटक से बाहर निकलने लगा। लेकिन उस दिन किस्मत पता नहीं उस बुरे कुत्ते जैसी हो गई थी, जो ना घर का होता है और ना ही घाट का। जो फाटक था और जिस बांस को मैंने पकड़ा था वो टूट गया और मैं धड़ाम से पीछे एक छोटे से नाले में जा गिरा। पूरा कपड़ा मेरा भीग गया
और मैं बुरी तरह से कीचड़ से सन गया। मुझे ऐसी हालत में देख वो मुंह पे हाथ रखकर बेशर्मों की तरह हंसने लगी। मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मन किया वहीं पे खींच के तमाचा लगा दूं। मैं अभी उसे कुछ बोलता ही कि तभी दूसरे घर में से आवाज आई, कौन है? कौन है पीछे? जैसे ही मैंने सुना तुरंत बंदर की तरह कूद के मक्की की खेत में ऐसे सियारों की तरह लगा भागने। भागते भागते मैं फुलवारी जा पहुंचा। वहां पहुंचकर पास में ही एक चापाकल से अपने आप को थोड़ा बहुत साफ किया। फिर मैं वापस उसी बगीचे में आके सोचा कि चलो अब विजय को कॉल करके बुला लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना फ़ोन अपने पॉकेट से निकाला, मुझे रोना ही आ गया। पूरे मोबाइल के अंदर पानी भर गया था और मोबाइल बंद पड़ गया था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बार बार बैटरी निकाल के साफ करता, लेकिन बस ऑन होके फिर से ऑफ हो जा रहा था। काफ़ी देर तक मैं वहीं पे बैठा रहा। दिमाग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब पैदल ही चल लेते हैं, क्योंकि दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। ना मैं विजय को कॉल करके बुला सकता था और ना ही किसी की मदद ले सकता था, क्योंकि आसपास किसी से मदद लिया जाए तो फिर वो सवाल पे सवाल खड़ी कर सकते हैं। गांव वाले ऐसे ही होते हैं, एक तो सबसे जान पहचान भी होती है और दूसरी नहीं भी होगी तो घर वाले की पूरी डिटेल्स निकाल लेते हैं। यही सोचकर मैं अकेले ही निकल पड़ा। अभी एक मुसीबत से छुटकारा पाकर जैसे ही मैं गांव से निकला, दूसरी मुसीबत सामने आके खड़ी हो गई। कुछ कुत्ते लगे मेरा पीछा करने। मैं उनको भगाने के लिए बार बार रुक जाता, लेकिन जैसे ही मैं रुकता वैसे वो भी रुक जाते। फिर जैसे ही चलता पीछे पीछे चल के लगते भौंकने। मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं मुझे ये पीछे से आके काट ना ले, इसलिए बार बार मैं पीछे मुड़कर देखते रहता। मैंने ये कहीं से सुन रखा था कि थूक देने पे कुत्तों को पता चल जाता है कि ये चोर नहीं है। मैंने वैसा ही किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 1 किलोमीटर तक वो सभी कुत्ते मेरा पीछा करते रहे। थोड़ी देर बाद वो सुनसान इलाका आ गया। तब तक सारे कुत्ते पीछे छूट चुके थे। सिर्फ एक कुत्ता बिना भौंके मेरे पीछे पीछे चले आ रहा था। जैसे ही वो नदी आया, वो कुत्ता वहीं पे रुक गया और अजीब तरीके से लगा गुर्राने। मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया था और इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था कि मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला था। मैं नदी को पार करने के लिए अपना पैंट ऊपर उठा लिया, क्योंकि नदी में ज़्यादा पानी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि घूमकर पुल की तरफ से ना जाके शॉर्टकट ले लेता हूँ। अभी नदी में मैं पैर रखने ही वाला था कि कुछ गर्म जैसी हवा मुझे छू कर निकल गई। एक पल ऐसा लगा कि पूरा बदन मेरा सिहर उठा और दूसरे ही पल पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया। मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसी काली शक्ति के चपेट में आ चुका हूँ। खैर, मैं पानी को लगा पार करने। अभी नदी के बीच में जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे कि कोई जानवर बहुत दिनों से मरा पड़ा हो। बदबू इतनी असहनीय थी कि मैं अपनी नाक बंद कर पूरे सांस को रोक लिया। सांस को रोक के ही मैं नदी पार कर ही रहा था कि अचानक से मुझे लगा कि पानी के अंदर मेरा पैर कोई छू रहा है। मैं झट से पैर आगे किया और पीछे मुड़ा तो देखा कि अजीब सी अधमरी हुई औरत एकदम बिना वस्त्र के पानी में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसका हाथ इतना लंबा था कि दूर से ही वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी।
उसके बड़े बड़े बाल पानी की धार के साथ बह रहे थे। इतना देखते ही मेरे होश चारों खाने चित हो गए। मैं जोर जोर से लगा हनुमान चालीसा पढ़ने और पानी को कूद कूद के पार करने लगा। चांदनी रात में पूरी तरह से एकदम साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा था। मैं जितनी तेज गति से नदी पार कर रहा था, वो उतनी ही तेज गति से मेरे तरफ बढ़कर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नदी के उस पार वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। आप लोग कोई भी यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन मेरी हालत उस वक्त कैसी थी ये मैं और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं लगातार पूरी शक्ति लगा के नदी पार करते हुए हनुमान जी का नाम लेते जा रहा था। जैसे ही मैं नदी पार किया, वो चुड़ैल या पनडुब्बी जो भी थी, मुझे ऐसे देख इशारे से हाथ देके लगी बुलाने। लेकिन मैं वहां एक पल भी नहीं रुका, लगा वहां से भागने। मुझे भागते देख वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालकर मुझे वापस आने के लिए बुला रही थी। इतना मुझे समझ जरूर आ गया था कि वो पानी के बाहर नहीं निकल सकती। मैं तेज कदमों के साथ नदी के मेढ़ को पार कर खेतों की पगडंडी पे दौड़ते दौड़ते मुख्य सड़क पे आ गया। उस वक्त मुझे अपने कदमों की आवाजों से भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था बार बार कि कहीं मेरा पैर कोई खींच ना ले, या कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता और झटकते हुए भागा जा रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक बांसवारी के बगल से निकलना था। रात में इतना उजाला होने के बावजूद भी उस जगह भयंकर अंधेरा था। पीछे हुई घटनाओं को याद कर मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस जगह से आगे निकलूं। लेकिन जैसे भी करके मुझे विजय के घर पहुंचना ही था, इसलिए मैंने तेज सांस लेके पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी का नाम फिर से लिया और जय श्री राम कहते कहते पूरी ताकत के साथ दौड़ा। अचानक से बांसवारी में तेज आंधी चलने लगी और तभी थोड़ी देर पहले जो शांत वातावरण था वो एकदम आंधी जैसा रूप लेने लगी। मैं बिना भगवान का नाम रोके लगातार भागते जा रहा था। तभी मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुझे याद आया, अरे ये तो मठ है, अभी भी पुजारी जागे होंगे। मैं तब तक दौड़ा जब तक कि मैं मठ के पास पहुंच ना गया। मठ के पास 2-3 साधु लोग हुक्का पी रहे थे। मैं उन्हीं के पास जाके बैठ गया। वो मुझे देख हंसकर पूछे, कहाँ से भागे आ रहे हो? पनडुब्बी दिखी क्या या बांसवारी वाला भूत? मैं दम भर पहले सांस लिया और फिर पहले थोड़ा पानी मांगा पीने के लिए। उन्होंने मुझे पानी दिया और मैं गटागट एक सांस में पूरी पानी पी गया। तब जाके थोड़ी राहत की सांस लिया और पूछा, आपको कैसे पता कि पनडुब्बी है वहां पे? तो वो साधु हंसकर बोली, वो तो हमेशा की बात है, जब भी चांदनी रात को जाओगे दिख ही जाएगी। मैं एकदम हैरान हो गया। मतलब कि मैंने जो चीज सुना था वो एकदम मेरी आंखों के सामने हुआ था। मुझे सच में अभी तक कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था। भाई माने भी कैसे, सब कुछ अचानक ऐसा हुआ था जो मेरे सोच से परे था। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा, वो बांसवारी वाला भूत कौन है? तो वो साधु थोड़े मजाक की लहजे में बोले, उससे डरने की बात नहीं है, वो तो बस डराता है। दोनों की लंबी कहानी है। तुम ये बताओ, अभी इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मैंने संकोच करते हुए झूठ बोल दिया कि शहर से आ रहा था,
रास्ते में बाइक खराब हो गई है, तो वो एक रिश्तेदार के यहाँ रख दिया और पैदल ही शॉर्टकट से निकल पड़ा। तो वो साधु हंसते हुए बोले, सब उसकी माया है। मुझे उस वक्त उनकी बात समझ नहीं आई और मैं पहले ही जो मेरे साथ घटी थी उससे मेरा दिमाग पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। साधु महाराज बोले, किस गांव में जाना है? मैंने कहा, बस सामने वाले गांव में ही। इतना बोलकर मैं उनसे विदा लिया और वहां से निकल गया। लगभग आधा किलोमीटर आने के बाद तब मैंने सुकून की सांस लिया और गांव में जाके सीधा विजय के घर जाकर उसका दरवाज़ा लगा पीटने। विजय के पापा बाहर आए और मुझसे बोले, तुम अभी इतनी रात को, सब ठीक है ना? तो मैंने वही बात बोल दिया जो साधु को बोला था। तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैं विजय के रूम में गया तो वो गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा और उसी के बगल में लेट गया और पूरी घटनाक्रम को याद करके सोचने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार? जिस चीज़ को मैं आज तक भ्रम और झूठ समझ रहा था वो आज हकीकत बन के मेरे साथ ही घट गई। यही सब सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह 7 बजे विजय मुझे जगाने लगा। वो मुझसे बोला, तू कब आया और किसके साथ? मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? मैंने कहा, भाई अभी कुछ भी मत पूछ, जान बच गई है। शायद मेरे कुछ कर्म अच्छे होंगे जिसके चलते मैं आज यहाँ जिंदा हूँ। तो वो बोला, अरे क्या हुआ है बताएगा? वहाँ पे पकड़ा गया था क्या? मैंने कहा, नहीं मेरे भाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदतर हुआ और पूरी घटना बताते चला गया। विजय ये सब सुनकर मुझे लगा डांटने और बोला, मैंने पहले ही मना किया था, आज तो मत जा। लेकिन नहीं, तुझे तो हमेशा चुल मची रहती है। मैंने कहा, भाई माफ़ कर दे यार। उसने मुझे बोला, आज के बाद तू कभी भी उससे मिलने नहीं जाएगा, ये मुझसे वादा कर। मैं थोड़ा शांत हुआ और बोला, भाई मैं उससे ही नहीं, अब किसी भी लड़की से रात को बिल्कुल मिलने नहीं जाऊंगा और यहाँ तक अब गर्लफ्रेंड भी बनाने की नहीं सोचूंगा। शायद यही मेरी सबक थी। इतना बोलकर मैं एकदम रुआं सा हो गया। विजय मुझे बोला, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। वो बाइक निकाला और मुझे बैठाकर घर छोड़ दिया। घर आकर सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल धूप में सुखा दिया और छोटे से मोबाइल में अपना सिम लगाया। जैसे ही सिम कार्ड लगाया तो उस पर पल्लवी के मैसेजेस थे कि आज रात को कोई नहीं रहेगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था इसलिए मैसेज कर दी हूँ। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने तुरंत उसे कॉल लगाया और उसके कुछ बोलने से पहले ही लगातार भला बुरा सुनाते गया। वो बीच बीच में बोलते जा रही थी, अरे क्या हुआ, कुछ बोलोगे? लेकिन मैं तब तक उसे सुनाता रहा जब तक कि मेरा मन भर नहीं गया। उसके बाद उसके नंबर को मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। बहुत बार उसका कॉल आया दूसरे दूसरे नंबर से, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन उठा था और उसकी आवाज़ सुनता, मुझे पूरा घटनाक्रम याद आ जाता और फिर से उसे भला बुरा सुना के कॉल डिस्कनेक्ट करके उसका नंबर ब्लॉक कर देता। अब मैं एकदम शांत स्वभाव का लड़का हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं अभी खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। सब कुछ सही चल रहा है और सब कुछ पहले जैसा ही है, एकदम नॉर्मल। बस बदल गया है तो एक चीज़, वो रात में बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकलना और ना ही किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे जाने से कोई दिक्कत हो या मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं बेहद पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम हर कहानी में पूरी तरह से सुधार करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आपके साथ भी कोई रहस्यमय या भूतिया घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी अपने श्रोताओं तक ज़रूर लेकर आएं। जल्द ही मुलाकात होगी नए नए कहानियों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी निहित की है, जो बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। कई बार मुझसे बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि अधिकतर भूत गांव में क्यों मिलते हैं। शहरों में तो भूत ये सब हमें सुनने को और ना ही देखने को मिलता है। तो उनसे मैं सिर्फ यही जवाब देता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई जीव जंतु या एनर्जी, चाहे कुछ भी हो, वो शांत वातावरण में रहना पसंद करता है। आप खुद अपने आप को लेके देखो कि आप भागा दौड़ी वाली जिंदगी पसंद करते हो या शांति की जिंदगी। जवाब आपके पास खुद है। दुनिया का कोई भी एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो शांत ही रहना चाहता है। नुकसान वो तभी पहुंचाता है जब तक उसे छेड़ा ना जाए या उसकी शांति को भंग किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गांव में ही भूतों का वास होता है। न्यूज़पेपर या घटनाओं का जिक्र किया जाए तो ऐसे बहुत सी कहानियां या किस्सों का उल्लेख मिल जाता है जो शहरों या दूसरे देशों की कहानी होती है। आपने एमिली रोज की कहानी ज़रूर सुनी होगी। कई आत्माओं का वास था उसके शरीर में, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन मेरी सलाह यही है कि रात में उस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल ना सुने, क्योंकि वो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा विचलित कर सकता है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपने कानों में लगाएं और तैयार हो जाएं भूतिया तथा रहस्यमयी घटनाओं की रोमांचक सफर पे। जय हनुमान, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहित है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे खास मित्र गजेंद्र लाल की जिंदगी की सबसे दुखद व खौफनाक घटना थी, जिसे सुनकर आप सभी का रोम रोम सिहर उठेगा। यह करीब 13 साल पहले की बात है। सांझ का समय था। गांव के बाहर भोलानाथ त्रिपाठी जी के बगीचे में कुछ गवैये लोग जमा थे। कुछ तो अपने गाय भैंसों के साथ थे तो कुछ अपनी बकरियों के साथ। गजेंद्र लाल तो लग्गी से सूखी लकड़ी तोड़ने में लगा हुआ था। दरअसल भोलानाथ त्रिपाठी जी का बगीचा बहुत ही बड़ा, लगभग 10 से 12 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें आम के पेड़ों की संख्या काफ़ी अधिक थी। देसी के साथ ही दशहरी और तोतापरी आम के खास प्रकार के पेड़ थे। बीच बीच में कहीं कहीं महुए आदि के भी पेड़ थे। यह बगीचा गांव वालों के दुख सुख का साथी था। भोलानाथ त्रिपाठी जी ने बगीचे में एक और किनारे खपड़ैल का एक छोटा घर बनवा दिया था और साथ ही एक कुआं भी खुदवा दिया था। गजेंद्र लाल को इस बगीचे की देख रेख का जिम्मा सौंपा गया था। गजेंद्र लाल का घर परिवार, उठना बैठना सब कुछ इसी बगीचे तक ही सीमित था। गजेंद्र लाल के पहले उनके पिताजी श्री मदन लाल जी इसी बगीचे की देख रेख करते आ रहे थे
और उनके बाद यह जिम्मेदारी गजेंद्र लाल निभा रहे थे। भोलानाथ त्रिपाठी जी एक बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान थे। वे गांव वालों को कभी भी इस बगीचे में आने से मना नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव के सभी लोग अपने मवेशियों, बकरियों इत्यादि को इसी बगीचे में चराया भी करते थे और थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी भी तोड़ लेते। कभी कभी तो लोग भोलानाथ त्रिपाठी जी से पूछकर कोई डाल आदि भी काट लेते और बगीचे में उत्तर तरफ की बांसवाड़ी से भी बांस ले जाते। हाँ, पर भोलानाथ त्रिपाठी जी एक काम बराबर करवाते। बगीचे में अगर कोई पेड़ सूख जाता या आंधी में गिर जाता तो वो तुरंत नया पौधा लगवा देते और बगीचे के कुएं से नियमित उसे पानी आदि दिलवाते और उस पौधे को पेड़ की शक्ल देने के बाद ही चैन लेते। दरअसल भोलानाथ त्रिपाठी जी को पेड़ पौधों से बड़ा ही लगाव था। वे उन्हें प्रकृति का अनुपम उपहार और महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उस शाम लकड़ी तोड़ते तोड़ते अचानक गजेंद्र लाल की नज़र कुएं की तरफ गई। उन्होंने जो देखा उसके बाद वे भौंचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा कुएं के चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लकड़ी तोड़ना छोड़कर वे चिल्लाते हुए कुएं की ओर दौड़े। उनकी चिल्लाहट सुनकर और भी लोग उनके पीछे पीछे भागने लगे। जैसे ही गजेंद्र लाल उस कुएं के पास पहुंचे तो वह दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां तो कोई बच्चा नहीं था और ना ही उन्हें उस कुएं में कुछ गिरने की आवाज आई। वे यह सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उन्होंने लकड़ी तोड़ते वक्त उस छोटे बच्चे को देखा था। फिर अचानक से वह कहाँ चला गया। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुएं में झांक कर देखने का फैसला किया। फिर जैसे ही उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि कुएं का जल एकदम शांत था। यह देख गजेंद्र लाल एकदम पसीने से तरबतर हो गए और थर थर कांपते हुए बोलने लगे कि उन्होंने एक बच्चे को चबूतरे पर चढ़ते हुए देखा था, मगर लोगों को गजेंद्र लाल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शाम का समय है, हो सकता है कि गजेंद्र लाल को भ्रम हो गया हो, तो इसलिए वे सारे लोग गजेंद्र लाल की बातों पर ध्यान दिए बिना ही फिर अपने मवेशियों की ओर लौटने लगे ताकि उन्हें हाँक कर गांव की ओर बढ़ जाएं। गजेंद्र लाल भी अपना भ्रम मानते हुए फिर अपने स्थान पर जाकर तोड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करने में जुट गए, मगर वे उस थोड़ी देर पहले हुई घटना को भुला नहीं पाए थे। इसलिए रह रहकर उनका ध्यान उस कुएं की ओर चला जा रहा था। वहीं पास में बैठे तंबाकू मल रहे बैजू काका का ध्यान बराबर गजेंद्र लाल पर था। उन्होंने तंबाकू मलने के बाद उसमें से थोड़ा गजेंद्र लाल को देते हुए बोल पड़े, गजेंद्र लाल, तूने इस बच्चे को पहली बार देखा है क्या, या इससे पहले भी देखा है? गजेंद्र लाल बैजू काका की बातों को समझ ना सके और बिना कुछ बोले बस प्रश्नवाचक दृष्टि से बैजू काका की ओर देखने लगे। बैजू काका गजेंद्र लाल के थोड़े और करीब जाकर पूछ बैठे, अच्छा गजेंद्र लाल, एक बात बताओ, तुम्हें भूत प्रेतों से डर तो नहीं लगता ना? गजेंद्र लाल बैजू काका के प्रश्न की असलियत से अनजान हंसते हुए बोल पड़े, अरे बैजू काका, आप भी ना, अगर भूत प्रेतों से डरता तो रात को इस बगीचे में अकेले कैसे रहता? गजेंद्र लाल की यह बात सुनते ही बैजू काका आग बबूला होकर बोल पड़े,
तो सुन गजेंद्र लाल, दरअसल तूने जिस बच्चे को देखा था ना, वह बच्चा नहीं बल्कि एक भूत था, एक आत्मा थी। और मैंने भी कई बार इस बच्चे को वहाँ चबूतरे पर खेलते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए देखा है। बैजू काका की यह बात सुनते ही गजेंद्र लाल अत्यंत भयभीत हो गए और घबराते हुए बोल पड़े, भूत? हाँ गजेंद्र लाल, भूत, बैजू काका ने कहा। इसके बाद बैजू काका भी सूखी लकड़ियों को बिटोरने में गजेंद्र लाल की मदद करते हुए बोले, आओ तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। लगभग 2 से 3 महीने पहले की बात है। मैं एक दिन भोलानाथ त्रिपाठी जी के घर गया हुआ था। दरअसल मुझे मढ़ई छाने के लिए बांस चाहिए था। मुझे पता चला कि भोलानाथ त्रिपाठी जी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 20 से 25 दिन बाद आएंगे। फिर मैं किससे बांस मांगू, यही सब सोचते हुए घर आ गया। घर आने के बाद मैंने एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, आज रात हम लोग चोरी से भोलानाथ त्रिपाठी जी की बसवारी में घुसकर बांस काटेंगे। तुम लोग एक काम करना कि बांस काटना और मैं कुएं के पास बैठकर गजेंद्र लाल पर नजर रखूंगा कि वह कहीं जागकर बगीचे में ना आ जाए। फिर क्या था, आधी रात के समय मैं और मेरे दोनों बेटे यहाँ आ गए। मैं इस कुएं की तरफ आ गया ताकि तुम पर नजर रख सकूं और मेरे बेटे बांस काटने में लग गए। तभी अचानक जो मैंने देखा वह देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ठेहुनी के बल चलते हुए कुएं के चबूतरे की ओर बढ़ रहा है। मैं तो अवाक हो गया और सोचने लगा कि इतनी रात को वो भी अकेले, यह छोटा बच्चा यहाँ आया कैसे। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें जगाऊं, पर फिर डर गया क्योंकि अगर तुम्हें जगाता तो तुम सोचते कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने हिम्मत करके उस लड़के की ओर धीरे धीरे से बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं उस लड़के की ओर बढ़ा तो वह दृश्य देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं जो ही लड़के के पास गया तभी वो अचानक से बहुत तेज खिलखिलाया और फिर गायब हो गया। यह सब देख अब मैं बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगा और फिर बिना देरी किए अपने बच्चे की ओर भागने लगा। फिर क्या, उन लोगों ने जो भी बांस काटे थे उसे लेकर मैंने उन्हें फटाफट निकलने को कहा। बच्चों को यह लगा कि शायद तुम जग गए हो। बस फिर क्या था, हम लोग तेजी से उन बांसों को लेकर अपने घर की ओर भाग निकले और उन्हें ले जाकर घर के पीछे बने आंगन में रख दिया। ये बात सुनने के बाद बिना किसी प्रश्न के गजेंद्र लाल ने लकड़ियों का गट्ठर बांधकर उसे अपने सर पर उठा लिया और अपने साथ साथ बैजू काका को भी अपने साथ आने का इशारा करते हुए चलने को कहा। खपड़ैल में एक किनारे उन लकड़ियों को रखकर उन्होंने ढेंकुली से कुएं के अंदर से पानी निकाला और हाथ पैर धोने के बाद बैजू काका को भी हाथ पैर धोने के लिए कहा। हाथ पैर धोने के बाद बैजू काका भी उसी कुएं के पास पड़ी एक टूटी खाट पर बैठ गए। गजेंद्र लाल ने कहा, बैजू काका आज लिट्टी चोखा बन रहा है, आप भी खाने के बाद ही घर जाइएगा। बैजू काका ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद फिर से बैजू काका अपनी धोती की खूंट से चुनौती निकाले और तंबाकू मलने लगे। पास में ही गजेंद्र लाल गोहरा सुनगाते हुए बोला, बैजू काका, एक दिन मेरे पिताजी ने भी एक बार इसी बच्चे को लेकर एक घटना का जिक्र किया था। अब मुझे भी लगने लगा है कि आखिर यह बच्चा है कौन। उसके बाद भौरी बनाते बनाते ही गजेंद्र लाल ने कह सुनाया, बापू बता रहे थे
कि एक बार एक पति पत्नी इसी रास्ते से होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रात होने को आ गई थी और उन्हें काफी दूर जाना था। तो वे दोनों यहीं मेरे पिताजी के पास आए और रात को रुकने के लिए विनती करने लगे। क्योंकि बापू दिल के बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों पति पत्नी की विनती को स्वीकार किया और रुकने के लिए हाँ कर दी। स्त्री की गोद में एक दूध मुहा नवजात बच्चा भी था। थोड़ी देर बाद मेरे बापू ने उस परिवार को ठहरने की जगह बताकर आवश्यकता की सारी चीजें कमरे में रखकर फिर बाहर आकर अपना काम करने में लग गए। कुछ देर बाद वहां उस स्त्री का पति भी आ गया और कुएं के पास ही बैठकर मेरे पिताजी और वह व्यक्ति कुछ दुख सुख की बातें करने लगे। तभी पता नहीं उस स्त्री को क्या सूझा कि वह कुएं से पानी निकालने लगी। मेरे बापू ने कहा, रुको बहू, मैं निकाल देता हूँ। लेकिन वह बोली कि मैं निकाल लूंगी। इतना कहते हुए उसने ढेकुली को कुएं में डालना चाहा। तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और उसकी बाहों में चिपका हुआ बच्चा कुएं में जा गिरा। यह देखकर मेरे बापू तुरंत कुएं में कूद गए। उस बच्चे को बाहर निकाला, पर वह भगवान को प्यारा हो गया था। इसके बाद आलू छीलते हुए गजेंद्र लाल ने कहा कि काका, बापू बता रहे थे कि उस स्त्री ने जानबूझकर उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। पिताजी का कहना था कि उस व्यक्ति ने बातों ही बातों में बता दिया था कि वह लड़का उसकी बहन का था, जो इस बच्चे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। वे लोग उसी गांव से इस बच्चे को लेकर आ रहे थे। उस आदमी ने यह भी बताया था कि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह बच्चा उन लोगों के साथ रहे, उसका पालन पोषण उन्हें करना पड़े। इसके लिए जानबूझकर उसने बच्चे को कुएं में गिरा दिया। इसके बाद गजेंद्र लाल फिर बोल पड़े, बैजू काका, दरअसल पिताजी ने मुझे इस घटना का जिक्र किसी से ना करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं लोग इस कुएं का पानी पीना बंद ना कर दे। फिर गजेंद्र लाल लिट्टियों को अहरे पर उलटने पलटने लगा। यह सब जानने के बाद बैजू काका को बहुत सारी बातें साफ साफ समझ आने लगी थी। दरअसल 7-8 महीना पहले ही ठीक दोपहरिया में एक महिला इस कुएं में गिर गई थी। उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। कैसे भी करके उसकी जान बच गई थी, मगर वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। दरअसल उस महिला को अपनी बैलगाड़ी में लेकर बैजू काका ही तो अस्पताल गए थे। उस स्त्री का पति बार बार कह रहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी, पर बैजू काका समझ नहीं पा रहे थे। फिर उस आदमी ने बैजू काका को बताया कि काका, यह कुएं में ऐसे ही नहीं गिर गई, इसे मेरे भांजे ने धक्का देकर गिरा दिया था। दरअसल 4 से 5 साल पहले इसने मेरे भांजे को इसी कुएं में फेंक दिया था। आज मेरे भांजे ने बदला ले ही लिया। अब बैजू काका को उस आदमी की सारी बात समझ में आ रही थी। दरअसल ये वही लोग थे जिसका जिक्र गजेंद्र लाल के पिताजी ने गजेंद्र लाल से किया था। आज वह कुआं सूख गया है, पर रात को कभी कभी उस कुएं के आसपास किसी बच्चे के रोने हंसने की आवाजें सुनाई देती है, और वह औरत आज भी पागलों की तरह सड़क पर दर दर भटकती रहती है। कहीं आपको तो वह औरत नहीं दिखी?